नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अनु शर्मा आज आप सबके समक्ष नारी विमर्श से संबंधित कुछ तथ्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि हमारे विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नारी विमर्श, नारीवाद या नारी विमर्श, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का प्रारंभ कब हुआ, इसके संबंध में विद्वानों में सुनिश्चित एक मतता नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, तो कुछ लोगों का मत है इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ, जब पश्चिम में स्त्रियों के मताधिकार और पाश्चात्य संस्कृति में स्त्रियों के योगदान पर चर्चा होने लगी थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्री विमर्श 20वीं शताब्दी की देन है। देखिए, अधिकतर लोग क्या मानते हैं, 20वीं शताब्दी में भी कुछ लोग इसका प्रारंभ फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ, किसका, सिमोन द बुआ लेखक है, जिसके 10 सेकंड सेक्स कब आई थी, 1949 में आई थी, है ना, 1949 के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। और कुछ मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट विमेंस, थिंकिंग मैरी, देखो इनका क्या नाम है, मैरी एलमन। किताब जरूर आप लिखते जाइएगा, कुछ मत लिखिए, बस बुक का नाम मैरी एलमन, थिंकिंग अबाउट विमेंस, 1968 है ना, 1968 में आई थी। ये बस केवल आप क्या करेंगे, स्त्री विमर्श का नाम, राइटर और प्रकाशन वर्ष इतना लिखते जाइएगा, क्योंकि यही पूछता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में यही पूछता है से है। लेकिन अधिकांश विद्वान इस तरह के किसी वर्ष विशेष को स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु मानना उचित नहीं समझते, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही इससे पहले भी स्त्री की अलग पहचान, उसके स्वतंत्र अस्तित्व और उसके अधिकारों की समस्याओं को उठाया जाने लगा था। उदाहरण के लिए वर्जीनिया वुल्फ, देखिए नाम दिया है तो नाम आप जरूर लिखते जाइए। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक अ रूम ऑफ वन सोन, अपना निजी कक्ष, 1929, इसका अ रूम्स ऑफ वन सोन्स का हिंदी अनुवाद है अपना निजी कक्ष, जो 1929 में लिखा गया था। व्हाइट हॉल के पास से गुजरते हुए किसी भी स्त्री को अपने अस्तित्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता के सहज उत्तराधिकारी होने पर वह इसके बाहर इससे पर की और इसकी आलोचक कैसे हो गई है। वर्जीनिया वुल्फ की इस पुस्तक ने यूरोप और अमेरिका के स्त्री विमर्श को ही नहीं, भारतीय स्त्री विमर्श को भी प्रभावित किया है। हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका, हिंदी की घोषित नारीवादी लेखिका अगर पूछा जाए तो कौन है, प्रभा खेतान जी। ठीक है, इनके रचना देखिए, उपनिवेश में स्त्री, 2003 में आई थी। ठीक है, आप लोग जरूर लिखिए, हिंदी की घोषित नारीवादी स्त्री लेखिका कौन है, तो प्रभा खेतान, और उनकी रचना का नाम उपनिवेश में स्त्री, 2003 में आई थी। ठीक है, भी इस पुस्तक से प्रभावित हुई है, और सिमोन दी बुआ की पुस्तक द सेकंड सेक्स से भी। यूरोप और अमेरिका में नारीवाद ने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में खूब जोर पकड़ा, और मोनिक बेटिंग, कॉर्टे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, अब इनके नाम देखिए, आप सुनते जाइए कौन कौन स्त्री विमर्श से संबंधित है। तो मोनिक बेटिंग, कार्टे मिलेट, जूलिया क्रिस्टीवा, हेलन सिक्सस, एलिन मोअर्स, एलेन सुबाल्टर, एंजिला कॉर्टर, मैरी जैकोबर्स आदि अनेक नारीवादी लेखिकाओं की पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिंदी में देखिए, नारी विमर्श ने 20वीं शताब्दी के लगभग अंत में जोर पकड़ा। ठीक है, और अनेक लेखिकाएं उसमें शामिल हुई। हिंदी में नारी विमर्श की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार है, तो हमें हिंदी पर ही ज़्यादा विषय ध्यान देना है। जैसे देखिए, इस प्रकार है, बाधाओं के बावजूद नई औरत, है ना, पहली रचना क्या दिया है, बाधाओं के बावजूद नई औरत, उषा महाजन, 2001 में इनकी रचना आई थी। स्त्री सरोकार, आशा रानी वोरा का है, 2002 में। हम सभी औरतें, मनीषा का है, 2002 में। स्त्रीत्व विमर्श, समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा, 2002 है। स्वागत है बेटी, विभा देवसरी की है, 2002 में आई थी। स्त्री घोष, कुमुद शर्मा, 2002। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब आप नोट करते जाइएगा। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, 2003। खुली खिड़कियाँ, मैत्रेयी पुष्पा की है। खुली खिड़कियाँ किसकी रचना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की, 2003 में आई थी।
उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान 2003। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 इत्यादि है ना। इनके अतिरिक्त हिंदी की अनेक लेखिकाएं नारीवादी होने का दावा कर रही हैं और नारीवादी साहित्य के सृजन में संलग्न हैं। असल में हुआ यह है कि आधुनिक काल में आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो तीव्र परिवर्तन हुए हैं उन्होंने समाज की स्थिरता को भंग किया है और पारस्परिक मूल्य व्यवस्था को विखंडित किया है पारस्परिक मूल्य व्यवस्था विखंडित हुई। इसके कारण बृहद समाज के बदले छोटे छोटे सामाजिक समूहों और व्यक्तियों का महत्व बढ़ा है और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अलग पहचान और महत्व को मनवाने का प्रयत्न किया है। पश्चिम में नारीवाद के अतिरिक्त समलैंगिकों, आश्वेतों तथा हाशियों पर पड़े अन्य वर्गों ने अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयत्न किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ अनेक नई सैद्धांतिकियाँ अस्तित्व में आई है। हिंदी में नारीवाद के अतिरिक्त दलित विमर्श ने ही प्रमुखता पाई है। देख लीजिए हिंदी में क्या कह रहा है, नारीवाद से अधिक कौन प्रमुखता किसको दिया गया है, तो दलित विमर्श को। ठीक है, दलित विमर्श आप सब जानते हैं, जो निचली जाति के लोग होते हैं उनके बारे में जिसने बात की है उसको अधिक प्राथमिकता दी गई है। नारी विमर्श हो या दलित विमर्श, सैद्धांतिकी के स्तर पर अभी ऊहापोह की ही अवस्था है। राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान आदि के क्षेत्रों में स्त्री विमर्श संबंधी सैद्धांतिकी निर्माणावस्था में है। तो कहाँ राजनीति हो, चाहे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान आदि के क्षेत्रों में स्त्री विमर्श क्या है, अभी निर्माणावस्था में है। साहित्य के क्षेत्र में उसके मुख्य सरोकार पारस्परिक पाठ पद्धति के स्थान पर नई पाठ पद्धति की खोज और पाठ पद्धति के राजनीति में हस्तक्षेप है। पाठ पद्धति में परिवर्तन हमारी विश्व दृष्टि है और हमारे अनुभव को बदल सकता है। स्त्री विमर्श से संबद्ध साहित्यिक सैद्धांतिकी मोटे तौर पर निम्नलिखित स्थापनाओं के आधार पर बना कर चली है। साहित्यिक शब्द और सांसारिक यथार्थ परस्पर संबद्ध हैं। साहित्य दैनंदिनी जीवन के यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करता, वह यथार्थ का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए साहित्य क्या होता है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या है उसका अतिक्रमण, मतलब उसका क्षरण या उसका समाप्त नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उसका प्रतिबिंब होता है, उसके दर्पण होता है, उसको दिखाने का प्रयास करता है। वह यथार्थ का सृजन करता है और वह यथार्थ के विकल्प भी प्रस्तुत करता है। पाठ मतलब टेक्स्ट विशिष्ट यथार्थ में से रचा जाता है, इसलिए अपने समय, स्थान और उत्पादन पद्धति को प्रतिबिंबित करता है। वह सृजन समय के विशिष्ट इतिहास और भूगोल से संबद्ध होता है और अपने पठन रीडिंग्स के समय के विशिष्ट इतिहास और भूगोल से भी। यह स्थापना साहित्य के संबंध में इस अत्यधिक रूढ़ स्थापना का नया रूप है। साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए यहाँ भी कहा गया है साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। यह स्थापना मार्क्सवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से भी जाकर जुड़ जाती है। अब दूसरा देखिए, स्त्री विमर्श की दूसरी साहित्यिक स्थापना यह है कि कृति का पाठ और उसमें अभिव्यक्त विश्व के बीच के संबंध अनिवार्यतः राजनीतिक होते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में वे सत्ता शक्ति से संबद्ध होते हैं। पाठ मान्य व्यवहार और विश्वास अर्थात विशेष मूल्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। वह अब पीड़क हो सकता है, किसी विशिष्ट देशकाल के रहन सहन, आचरण, सोच आदि के विकल्प प्रस्तुत करके वह दमनकर्ता भी बन सकता है। ठीक है, वो पीड़क भी हो सकता है और दमनकर्ता या भी बन सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि साहित्य जीवन और जगत से संबद्ध है तथा उसका प्रतिबिंब है, तो वह जीवन और जगत को बदलने में भी समर्थ है। इसलिए स्त्री विमर्शवादियों का कहना है कि पाठ और पठन की एक राजनीति है, इसलिए साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट ढंग से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के विशिष्ट ढंग को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिन कृतियों को पहले एक विशेष परिप्रेक्ष्य में और एक विशेष ढंग से पढ़ा गया, उन्हीं कृतियों को किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में किसी अन्य ढंग से पढ़ा जाए तो पहले से भिन्न निष्कर्ष निकलेंगे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर स्त्री विमर्शवादी अपने को स्त्री पर केंद्रित करते हैं। यह स्त्री केंद्रण बहुत अर्थपूर्ण है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसमें बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। हर स्त्री एक व्यक्ति के रूप में एक विशिष्ट इकाई होती है। फिर प्रत्येक स्त्री जीवन के विभिन्न मोड़ों पर और स्थितियों में अलग अलग होती हैं।
यह एक ही जीवन में अनेक जीवन जीती है। अनेक स्त्री के अनेक चेहरे हैं, फिर भी स्त्री पर अपने को केंद्रित करना स्त्री विमर्शकों का मुख्य सरोकार है। मार्क्सवादियों की स्थापना है कि आर्थिक स्थितियां प्रतिस्पर्श और मनुष्य के दमन शोषण पर आधारित होती हैं। स्त्रीवादी मानते हैं कि आर्थिक दमन शोषण के साथ ही अन्य प्रकार के दमन शोषण का भी शिकार होती हैं। सामाजिक संरचनाएं उसे शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर प्रदान नहीं करती, उसका शारीरिक स्तर पर दमन शोषण किया जाता है। अब देखिए स्त्री के कार्य बताए गए हैं, क्या क्या स्त्रियों के कार्य होते हैं। बच्चे जन्मना और उन्हें पालना स्त्री का काम है। पुरुष की तुलना में स्त्री शारीरिक रूप से दुर्बल होने के कारण उसे मारा पीटा जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। सांस्कृतिक स्तर पर उसे दमन शोषण का शिकार बनाया जाता है। यौन शुद्धता या सतीत्व के मूल्य स्त्री से संबद्ध है। स्त्री को पतिव्रत होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, पुरुष की पत्नीवती होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री को अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन पुरुष के बारे में यह चीज़ लागू नहीं होती। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्त्री का दमन शोषण किया जाता है। स्त्रियों के पास पुरुषों जैसे सफल तन, मन और मस्तिष्क नहीं। सुंदरता, कोमलता, समर्पण आदि उनके गुण हैं। शक्ति, कठोरता, शासन आदि पुरुष के गुण हैं, स्त्री के अवगुण हैं। अब देखिए गोदान के बारे में जो हमारे रचना में लगी है उससे लिया गया कथन कहा जा रहा है कि गोदान के 15वें परिच्छेद में वीमेंस लीग में दिए गए अपने भाषण में प्रोफेसर मेहता स्त्री और पुरुष के गुणों अवगुणों का जो विवरण प्रस्तुत करते हैं उसे स्त्री विमर्शक आसानी से स्त्री के मनोवैज्ञानिक दमन शोषण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। स्त्री पुरुष का मौलिक अंतर शताब्दियों से चली आ रही अवधारणा का ही यह सूत्रात्मक निष्कर्ष है कि पुरुष में, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, गोदान की लाइनें हैं और 15वें सर्ग से मतलब 15वें अध्याय से ली गई है। तो आप लोग देखिए पुरुष में स्त्री के गुण आ जाए तो महात्मा बन जाता है ना, क्या कहते हैं, महात्मा बन जाता है। मगर स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। वही काम पुरुष करे अच्छा, वही काम स्त्री करे तो बुरा हो जाता है। सिमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में इस अवधारणा का खंडन किया है। उनकी स्थापना है कि बचपन से लेकर युवावस्था तक उसे जिन परिस्थितियों में रखा जाता है, जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके कारण स्त्री पुरुष से भिन्न बनती है। स्त्री और पुरुष में जिन भिन्न और परस्पर विरोधी गुणों की बात की जाती है वे मौलिक और या प्राकृतिक गुण नहीं अपितु मानव सभ्यता की देन है। जिस मानव ने स्त्री और पुरुष की गुणात्मक भिन्नता को जन्म दिया है वह पितृसत्तात्मक मानव सभ्यता है। ठीक है, इस मानव सभ्यता में पिता शासक नियंता होता है। नारीवादी युगों का कहना है कि पितृसत्ता घर, राज्य, धर्म संस्थानों, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्म स्थलों अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि सर्वत्र सक्रिय है। यहाँ तक कि वह स्वयं स्त्रियों में भी सक्रिय है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियाँ हैं भी उन मूल्यों को आत्मसात कर लेती हैं जो उपर्युक्त सत्ता संस्थानों के द्वारा उनके सामने परोसे जाते हैं। इन पितृसत्तात्मक संरचनाओं की बात मार्क्सवादियों और मनोविश्लेषणवादियों ने भी की है, लेकिन नारीवादियों ने स्त्री पर पड़ने वाले इनके प्रभावों पर स्वयं को केंद्रित किया है। उनका मानना है कि कोई भी दमनकारी संरचना जितना स्त्री को प्रभावित करते उतना पुरुष को नहीं। वे इन दमनकारी संरचनाओं का यथार्थ रूप सामने लाना चाहते हैं और इन्हें बदलना चाहते हैं। नारीवादी साहित्य सैद्धांतिकी का उपयोग भी इसके लिए करते हैं। उनके अनुसार पढ़ना, लिखना, चिंतन करना, आलोचना करना, इन सब का लक्ष्य एक ही है, अर्थात दमनकारी संरचनाओं के यथार्थ का उद्घाटन और उन्हें बदलना। इसलिए नारीवादी स्वयं को उन सैद्धांतिकियों के साथ जोड़ते हैं जिन्होंने मनुष्य और मनुष्य के बीच की अनेक प्रकार की विषमताओं के उद्घाटन और रेखांकन को अपना लक्ष्य बनाया, जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, रंग भेद संबंधी सैद्धांतिकी, उत्तर उपनिवेशवादी सैद्धांतिकी, समलैंगिकता संबंधी सैद्धांतिकी आदि। नारीवादियों का मानना है कि नारी और पुरुष के बीच की विषमता को पक्षधर और नारी का शोषण और दमन करने वाली संरचनाओं को बदलने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। हिंदी में नारीवाद की जो सुबुगाहट शुरू हुई वह निसंदेह पश्चिम से हुई है। वह निसंदेह पश्चिम से प्रभावित है, इसलिए कई बार पश्चिमी नारीवादियों की स्थापना की अनुगूंज हमें उसमें सुनाई देती है। प्रभा खेतान ने अपनी पुस्तक उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं में पश्चिम में नारीवाद को लेकर चलने वाली गतिविधियों का सविस्तार हवाला दिया है और वहां से प्रेरित होकर
तथा अपने अनुभव के आधार पर नारी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात की है। स्त्री के सार तत्व पर विचार करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्त्री की विशिष्टता को स्थापित किया है। प्रत्येक स्त्री अपने आप में एक विशिष्ट स्त्री है। अपने जीवन जीने और होने के तरीके से ही वह अपना स्त्री होना स्थापित करती है। अतः अस्तित्व के नाम पर समाज उसके स्त्री होने के आचरण को अच्छा या बुरा कहने का अधिकार नहीं रखता और न ही पूर्व निर्धारण ढंग से किसी भी भूमिका को उस पर आरोपित कर सकता है। प्रश्न 130 प्रभा खेतान ने अपनी नारीवादी उसने लिखा है। प्रभा खेतान घोषित नारीवादी हैं। देखिए, अगर पूछ ले प्रभा खेतान कौन सी नारीवादी है तो घोषित नारीवादी हैं और अपनी नारीवादी प्रतिबद्धता के कारण वे गे और लेस्बियन आंदोलनों का भी समर्थन किया। कौन कौन से आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया है? गे और लेस्बियन, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पितृसत्ता द्वारा घोषित आधारभूत मान्यताओं को गे और लेस्बियन आंदोलनों में भी तगड़ी चुनौती मिली है। विशेषकर लेस्बियन स्त्रियों ने नारीवादी राजनीति को एक स्पष्ट दिशा निर्देश तो जरूर दिया। उनकी तरफ से सत्ता को चुनौती देना इसलिए भी संभव था क्योंकि पुरुष पर उनकी भावात्मक और यौन निर्भरता न होने की वजह से एक बाहरी व्यक्ति की हैसियत से वे सत्ता की चालों को ज़्यादा समझ पाती हैं। प्रतिक्रिया में पितृसत्ता का अतीत राग, पारिवारिक मूल्यों के विघटन का विधवा विलाप तथा बार बार राष्ट्रभक्ति की दुधुम्बी के राजनीतिक छलावे की बौद्धिकता स्त्री जरूर समझती है ना। पश्चिम में जो नारीवाद चला उसने यह अनुभव किया कि साहित्यिक बौद्धिक क्षेत्रों में लेखिकाओं और उनकी रचनाओं की उपेक्षा की गई है और साहित्यिक विमर्श में दृष्टि पुरुषवादी रही है। इसके प्रतिकार के लिए एक ओर तो उन्होंने उपेक्षित लेखिकाओं का पुनरुद्धार और पुनर्मूल्यांकन किया, दूसरी ओर नारीवादी साहित्यिक मूल्यों और कसौटियों के निर्माण का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए टेरी कैसिल, देखिए टेरी कैसिल नाम है, सिल्विया टाउनशिप 1936 में प्रकाशित समरविल शो, उनकी रचना का नाम है समरविल शो, ठीक है। टेरी कैसिल ने कौन सी रचना लिखी है तो समरविल शो और सन 1936 है, ठीक है। लेस्बियन तथा साहित्य की दृष्टि से विवेचन किया। उसने इस उपन्यास को लेकर प्रश्न उठाया है कि वह क्या चीज़ है जो इसे लेस्बियन उपन्यास बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने लिखा है कि यह केवल इसलिए लेस्बियन नहीं है कि यह दो स्त्रियों के बीच का काम संबंध का चित्रण करता है, बल्कि यह इसलिए लेस्बियन उपन्यास है क्योंकि यह सचेत भाव से उस पुरुष स्त्री के पारस्परिक काम त्रिकोण को तोड़ता है। इस पारस्परिक काम त्रिकोण का दमन अथवा विरोधी काम त्रिकोण के सृजन का तथ्य ही सामान्यतः किसी अन्य उपन्यास को लेस्बियन उपन्यास बनाता है। हिंदी में इस दिशा में छुटपुट प्रयत्न तो हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। हिंदी में इस तरह की तमाम रचनाएं जिसका नारीवादी दृष्टि से विवेचन करके पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। गोदान में ही आदर्श और उसके विरोधी स्त्री पात्रों का जिस रूप में चित्रण किया गया उसे इस नई दृष्टि से विवेचित और मूल्यांकित किया जा सकता है। यदि त्यागपत्र, अब देखिए कौन कौन से रचनाकारों में स्त्री विमर्श की बात हुई है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो त्यागपत्र जनन के द्वारा न लिखा जाकर किसी स्त्री लेखक के द्वारा लिखा जाता तो मृणाल को इस रूप में चित्रित किया जाता जिस रूप में जनन ने किया है। आपने त्यागपत्र पढ़ा होगा। देखिए मृणाल किस तरह से बेचारी कितनी सारी समस्याएं झेलती है। उसकी शादी बुढ़े के साथ कर दी जाती है, वह जिससे प्रेम करती है उससे उसकी शादी नहीं होती। फिर उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, एक बनिए के साथ शादी करती है ना। उसके बाद फिर कैसे कैसे उसकी लाइफ बदलती है। उससे मिलने भी जाता है उसका भतीजा, है ना, प्रमोद नाम था, प्रमोद गया था उससे मिलने, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसने भी उसे बुरा ही समझा, उसकी थिंकिंग में वो गलत साबित हुई। बच्ची मर गई, जाने कितनी समस्याओं का सामना उन्होंने किया था मृणाल जी ने, ठीक है। इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। जिस तरह पश्चिम में स्त्री विमर्शकों ने नए साहित्यिक मूल्यों को विकसित करने का प्रयत्न किया उस रूप में हिंदी में नहीं। हिंदी में संभवतः सुमन राजे की पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों के स्तर पर स्त्री विमर्श को सक्रिय देखा जा सकता है। उन्होंने अनुभव किया है कि पुरुष इतिहासकारों ने महिला रचनाकारों के साथ बहुत अन्याय किया है। यह अन्याय उदासीनता के चलते हुआ हो, ऐसी बात नहीं, यह अन्याय विमुख रहकर किया गया है। इसका प्रतिकार करने के लिए ही स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए ही उन्होंने यह साहित्य इतिहास लिखा। यह शिकायत अन्य लेखिकाओं को भी है, उपनिवेश में स्त्री। लेकिन विडंबना यह है कि सुमन राजे यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पुस्तक स्त्री विमर्श की पुस्तक है। आधा इतिहास स्त्री विमर्श की पुस्तक नहीं है, यह साहित्य इतिहास ही है, परंतु आधा
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। पश्चिम में भी नारीवादी साहित्य शास्त्र रचने की प्रेरणा पुरुषों से ही मिली है। फ्रांसीसी नारीवादी आलोचक उत्तर संरचनावाद विखंडन लंका के द्वारा फ्रॉयड के सिद्धांतों को नई व्याख्या, मार्क्स की स्थापनाओं की पुनर्व्याख्या आदि से प्रेरित हुए हैं। फ्रांसीसी तथा अमेरिकी नारीवादियों ने साहित्यिक भाषा का विशेष रूप से विवेचन किया है और अपने निष्कर्ष निकाले हैं, जिसका सार जूलिया क्रिस्टीवा के इस वाक्य में अंतर्निहित है। तो जूलिया क्रिस्टीवा के कुछ कथन है, देखिए। पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना में स्थित वह सब कुछ है जिसे दबाया गया है ना। क्या कह रही हैं? पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना में स्थित वह सब कुछ है जिसे दबाया गया है। इस अस्तित्व को उभारना, पितृसत्तात्मक भाषिक संरचना को बदलना और कठिन पाठों का पुनर्पाठ तथा उपपाठों का पुनराविष्कार ही साहित्यिक क्षेत्र में स्त्री विमर्श का मुख्य लक्ष्य है। जीवन और साहित्य दोनों के क्षेत्र में स्त्री विमर्श नई उभरती हुई दृष्टि है। यह निस्संदेह विचारोत्तेजक है, विचारोत्तक है। यह साहित्य सृजन और उनके विवेचन मूल्यांकन को किस सीमा तक और किस रूप में प्रभावित करती है या बदलती है, यह देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, है ना। तो यह रही हमारी स्त्री विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ, अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।